नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर आज हमला हुआ। उनको भाषण के दौरान गोली मारी गई। फिलहाल शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उनके दिल ने काम करना भी बंद कर दिया है, सांस भी नहीं ली जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनको दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया। गोली लगने के बाद शिंजो आबे का काफी खून निकल गया। जहां जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिलहाल एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है और अब जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उस अस्पताल में जा रहे हैं जहां शिंजो आबे भर्ती है। शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ, तब वो भाषण दे रहे थे जहां अचानक से शिंजो आबे नीचे गिर गए और उनके शरीर से खून निकल रहा था। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, रघुवंश सिन्हा जी और जितेंद्र कुमार ओझा जी। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपसे सुबह भी चर्चा की गई थी और एक बार फिर रघुवंश जी, मैं आपसे यही सवाल कि जापान में गन कल्चर बैन है और इसमें गन कल्चर को लेकर कितने सख्त कानून है, उसके बीच ये बड़ा हमला हो जाना, आपका पहला कमेंट। अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक और एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जापान में इस तरह का गन वायलेंस हुआ है। जापान एक बहुत शांतिपूर्ण देश है। वहाँ पर इस तरह के कभी भी एक आम चीज नहीं माना जाता है और कुछ आंकड़े जो आ रहे हैं उससे ये साफ होता है कि पिछले साल पूरे जापान में एक इस तरह का गन वायलेंस हुआ, उसके पहले 4 हुआ और वो भी इस तरह के जितने भी बंदूक से मारे जाते हैं वो बहुत सारे जो क्रिमिनल लोग होते हैं या गैंगस्टर लोग होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत शॉकिंग चीज है। दूसरी बात ये है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके साथ सिक्योरिटी इतनी कम, बिल्कुल, कि कोई व्यक्ति उनके इंटरनल सर्कल में घुस जाए और 2-2, 3-3 फायरिंग कर दे और उसको रोका ना जा सके, ये सब बड़ी गंभीर चिंताजनक बात है। क्योंकि देखिए, जापान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री ही नहीं, जापान का जो आज पॉलिटिक्स है वो भारत को और अन्य देश सभी को प्रभावित करती है। खास करके भारत के जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो डिफेंस पॉलिसी है, हमारे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, जापान के साथ हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो इस तरह से हो जाना, और वो भी आपको याद होगा शिंजो आबे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने 2007 में जब आए थे भारत, तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ मिल करके ये हमारे पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया था। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और दुर्भाग्य है। बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, क्या वाकई में यह सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा कोलैप्स माना जाए इसे? देखिए, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी है उसके मुकाबले जापान की सिक्योरिटी काफी अलग है। वहाँ पे जैसे कहा गया कि पीसफुल सोसाइटी है, गन वगैरह के बिल्कुल एक्सेस ही नहीं है लोगों के पास। तो कई सख्त कानून भी वहाँ पर गन कल्चर को लेकर बनाए गए हैं। हाँ, और एक बात मैं बड़ा आपके साथ साफ करना चाहूंगा कि इसे नॉर्मल गन वायलेंस जो अमेरिका में कहते हैं, ये वैसा गन वायलेंस नहीं है। ये टारगेटेड असैसिनेशन है, पॉलिटिकल असैसिनेशन है। ये गन वायलेंस से और पॉलिटिकल असैसिनेशन दोनों को फर्क किया जाना चाहिए और उसे अलग करना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि शिंजो आबे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने जापान को एक नई दिशा दी। जापानीज नेशनलिज्म को उन्होंने रीइंटरप्रेट किया, पूरी जापान की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया, एक नई इकोनॉमिक डायरेक्शन देने की कोशिश की। और जो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग की बात आप कर रहे हैं वो उसके जनक थे। 2006-07 का जो पहला उनका टेन्योर है उसके दौरान उन्होंने क्वाड्रिलैटरल डायलॉग की बात की। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड होते थे। एक और बात जो अधिकतर लोग आप लोग नहीं कहते हैं और पता नहीं होता है कि अमेरिका के साथ ट्राइलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑलरेडी जापान का चल रहा था, 2002 से चल रहा था। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और उसमें भारत को लाने के लिए जापान के थिंक टैंक ने बहुत
कुछ एक थिंक टैंक से बात की कि भाई इस रीजन में अगर चाइना के साथ जो खतरा बढ़ रहा है उस खतरे को कंटेन करने के लिए हम भारत को नहीं लाए तो ये हमारी पूरी अरेंजमेंट कवायद इनकम्प्लीट रहेगी। तो शिंजो एबे साहब ने जब 2006-7 में TSG को 2005 में बंद किया और ये क्वाड्रिलैटरल शुरू किया और भारत को वो हमेशा महत्व देने की कोशिश करते रहे। और जापान में देखा जाए तो 2001 से इसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन उस बातचीत को भी एक अमली जामा पहनाने का काम शिंजो एबे साहब ने किया। तो देखिए एक ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटी का कि जो इतनी पॉपुलर है, वो चुनाव में हारे नहीं, नॉन सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे और चुनाव में हारे नहीं। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या थी, जिस समस्या से वो बार बार जो है ये दायित्व नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जापान में वो सबसे एक्सेप्टेबल चेहरा था उनका। इंटरनेशनली भी इस जब इंडो पैसिफिक की बात होती थी तो इसके वो जनक माने जाते थे, तो उनसे लोग अप्रोच करते थे। तो देखिए ऐसे बड़ी शख्सियत पे इस तरीके से अटैक का होना काफी मैंने अजीब सी बात लगती है। संभव है कि वो व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन देखिए 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे इंटरव्यू लिया था MI6, MI5 और FBI की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि जिस तरीके से कुछ एक बड़ी ताकतें जो है डिसेप्शन को, इस तरीके के सबवर्शन को इस्तेमाल कर रही है। किसी ने मुझे बताया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि चाइनीज मीडिया पे इसको सेलिब्रेट किए जाने की बात की जा रही है। तो देखिए ये इसे गन कल्चर और गन वायलेंस वगैरह से हम कंफ्यूज नहीं करें, ये टारगेटेड असैसिनेशन है। एक ऐसे स्टेट्समैन की जिनकी बड़ी जबरदस्त ग्लोबल स्टैंडिंग है, एक ऐसे स्टेट्समैन की जो जापान को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली नई डायरेक्शन देने की कोशिश की, और एक ऐसे स्टेट्समैन की जिसका पूरे दुनिया के बारे में एक विजन था। आप देखें कि ये मिलिट्री में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से $200 मिलियन का उन्होंने नॉन मिलिट्री एड दिया था आईसिस को लड़ने के लिए। तो इनकी वर्ल्ड विजन बड़ी क्लियर थी कि भाई डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए, ओपन सोसाइटी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि हमें जानकारी नहीं है जापान में सिक्योरिटी की बंदोबस्त क्या है, जिससे हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे हमारे नहीं होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं, जनता को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है, पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज करके रखे रहते हैं। ये एक एक्सेप्शन हुआ है, हमें विश्वास है कि वो लोग पता तो जरूर करेंगे, लेकिन जो क्षति बिल्कुल, और इसकी बात खुद वहाँ जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस हादसे को ना भुलाया जा सकता है और इसके साथ ही अब आने वाले समय में सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर रुख आपका रघुवंशी जी करूंगी, जिस तरह से अगर सियासी हालातों पर जापान की नजर डाले या फिर जिस तरह की हलचल वहां देखी जा रही है, कल्चर पर भी अगर जापान की नजर डाले, तो क्या कुछ समझा पाएंगे कि किस तरह का कल्चर, सियासी हालात वहां के हैं? क्योंकि एक बताया जा रहा है कि चुनावी रैली थी, छोटा चुनाव होना था जिसको लेकर वो भाषण दे रहे थे। और इस बीच अगर भारत का जिक्र करें तो अमूमन तौर पर देखा जाता है जब भी यहाँ पर कोई बड़ी रैली होती है तो एक विशाल जनसभा रहती है जिसमें हजारों लाखों तादाद में यहाँ पर भीड़ देखी जाती है। लेकिन जापान में सिर्फ 100 लोगों की एक छोटी सी रैली जिसमें वो भाषण दे रहे थे, और इस बीच एक संदिग्ध आरोपी यहाँ पर आता है जो कि पूर्व सेना का यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बताया जा रहा है, और उसने सीधा पूर्व प्रधानमंत्री पर एक गोली दाग दी, जिसके बाद हालांकि तमाम तरह की तस्वीर सामने आई। लेकिन वाकई में ये बेहद चिंताजनक है, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी तरह से ना हो। देखिए, जापान और भारत को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ करोड़ों लोग इलेक्शन के माहौल में आ जाते हैं और रैलियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, और सिक्योरिटी के कारण और स्टैम्पीड के कारण बहुत लंबा चौड़ा गैप रहता है स्पीकर और पब्लिक के बीच में। मगर जापान तो एक, जैसे कि हम लोग बात की, एक शांतिपूर्ण देश है। वहाँ पर इस तरह का आमतौर पर कोई वायलेंस होती नहीं है। और शिंजो एबे जो है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के बावजूद भी उनको अपने जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पर बहुत अच्छी पकड़ है आज भी। तो आज भी उस प्रधानमंत्री नहीं रहने के बावजूद भी उस पार्टी का जो डायरेक्शन और बहुत सारे जो अहम नीतियां हैं उसको संचालन कर रहे थे एबे। आपको पता होगा कि वो हेल्थ के कारण रिटायर किए थे, तो आज भी वो जापान में बहुत पॉपुलर है। तो इसी संदर्भ में ये इलेक्शन हो रहा था। उनका जो अपर हाउस है, और अपर हाउस अगर कंट्रोल में आ जाता है तो लोअर हाउस ऑलरेडी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कंट्रोल में है। तो वो इसीलिए चाहते थे कि हम अपना योगदान दें। तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं भी रहती है, फिर भी वो छोटे मोटे सभा में जा रहे थे, और ये कोई बहुत बड़ी सभा नहीं थी। और
कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये जनसभा का कार्यक्रम कल रात ही तय हुआ था। तो ऐसा भी नहीं है कि जो हमलावर है वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना करके इसके लिए तैयारी किया, क्योंकि कल ही रात को ये प्रोग्राम का कंफर्म हुआ। देखिए जो टीवी में दिखाई पड़ रहा है वो चलते फिरते ये रोड के किनारे सभा है, मेट्रो स्टेशन के बगल में है। तो ये यही दिखाती है कि देखिए जब तक इस पर पूरी जांच न हो जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल कि क्या कारण से इस 41 साल युवक जो है, ये आदमी जो कि सेना में भी रह चुका है, इसके पास थोड़ा बहुत सेना का जो ट्रेनिंग है वो भी है, मगर इस पर भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देखिए शिंजो एबे जो है पिछले 70 साल की जो जापान की पॉलिसी है, जो शांतिपूर्ण पॉलिसी है, उसमें धीरे धीरे बदलाव ला रहे थे और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी हद तक बदलाव भी किया था। और ये बदलाव इसलिए किया था ताकि अब जापानीज मिलिट्री को धीरे धीरे बाहर उपयोग किया जाए, जापानीज सिक्योरिटी के लिए, जापानीज इंटरेस्ट के लिए। और जिस तरह के उनके इर्द गिर्द जैसे नॉर्थ कोरिया का इश्यू है, से चाइना का जो संबंध है उनके जो आइलैंड के साथ, तो ये भी नकारा नहीं जा सकता है कि एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कि जो हमारे जितेंद्र जी इन्होंने बताया, FBI और जो ब्रिटेन के जो सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने अभी फिलहाल में ये बात कही थी कि इस तरह का जो चाइना का जो अभी रुख है वो ऐसा है कि बहुत सारे चीज पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मगर जब तक इस पर डिटेल कोई खबर ना आए, इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से जांच या कार्रवाई को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से तो कह दिया गया जापान के कि आने वाले समय में सख्त एक्शन लिए जाएंगे। और ऐसे में गन कल्चर के साथ साथ कई गंभीर बातों का भी जिक्र उन्होंने किया और इसमें काफी खासा वो देखा गया है कि किस तरह से इमोशनल होते हुए नजर आए, काफी भावुक होते हुए अपने संबोधन में नजर आए। लेकिन जितेंद्र जी, क्या ये हमला सुनियोजित तरीके से आपको लग रहा है कि इसकी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी? क्योंकि जिस तरह से अभी यहाँ पर बताया रघुवंश सिन्हा जी ने कि कल रात ही इस पूरे जो भी यहाँ पर सभा थी इसकी जानकारी आ गई थी और ऐसे में हमलावर एकदम से वहां पहुंचा और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इससे हर कोई फिलहाल स्तब्ध है, सिर्फ जापान ही नहीं भारत में भी काफी गंभीर यहाँ पर चिंतन मंथन देखा जा रहा है। पहले मैंने कहा कि देखिए हम कोई अटकल लगाने की स्थिति में नहीं है और हमें लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर ये रात को ही ये चेंज हुआ, ये लग रहा है जो गन भी है वो बड़ा देशी सा गन लग रहा है कि अजीब सा गन है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड गन नहीं है। लेकिन अगर सुनियोजित करने वाले भी होते हैं तो वो तमाम चीजें प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑलरेडी उनके पास रिसोर्स स्ट्रक्चर होता है। तो हम ये नहीं कहते कि सुनियोजित है, हमारे पास तो ऐसी सूचनाएं नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम कोई भी आकलन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ये क्या है हम कह नहीं सकते, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये होती है कि इसका परिणाम क्या होगा। जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की जो बात की जा रही है, जो बैंक को कैसे उन्होंने इसको रीआर्म करने की कोशिश की, सेंकाकू आइलैंड को लेकर जब चाइना के साथ डिफरेंसेस बढ़ गए, तो शिंजो एबे साहब का मानना था कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से अमेरिका पे जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको मैं बताऊं कि जब ये हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम चाइना ने डेवलप करना शुरू किया, उसका एक मिसाइल है डाउनफिंग 70 जो कि मैक 5 से मैक 7 की स्पीड पे जाती थी और उसने कहा कि सारे अमेरिकन बेसिस को वो डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो जापान के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए इस एरिया में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसको रोक सके, अमेरिका के पास भी नहीं है। कई एक जो है अंडर वाटर एरिया में देखे कि कुछ साल में चाइना ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है कि आज उसके टोटल लेवल एसेट अमेरिका से भी अधिक है। तो इन तमाम चीजों को देख के शिंजो एबे साहब बहुत ही प्रोएक्टिव एक पॉलिसी लेना चाहते थे कि नहीं, जापान जो है दूसरे वर्ल्ड वॉर के मुकाबले स्थिति बदल रही है, जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बदल रही है, उसमें जापान को आगे आने की जरूरत है। यहाँ तक कि केविन रूट करके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने डिसमेंटल कर दिया ये क्वाड्रिलैटरल, और आज की तारीख में केविन रूट जो है हमेशा चीन के खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और चीन के खतरे को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो देखिए वो तेज दिमाग के व्यक्ति थे, इवन इफ वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, जैसे कि रघुवंश जी ने कहा कि वो चुनाव हारे नहीं थे, वो देखिए कि अकेले ऐसा नेता है जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने पद छोड़ दिया कि उनको लगा कि अपने स्वास्थ्य के हिसाब से वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में भी उनका सरकार पे एक मार्गदर्शक के रूप में, सरकार में एक
सीनियर स्टेट्समैन के रूप में उनका प्रभाव था, पूरी दुनिया उनकी बात को मानती थी, और एक विजडम तो था ही, विजडम और करेज, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि ये बातें अच्छी है तो उसको करने के लिए भी किसी स्टेट्समैन में एक साहस की जरूरत होती है। तो साहस उन्होंने दिखाया, अपने ऊपर प्राइड रखा। तो ये प्रैग्मेटिज्म, और खास करके हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनका बार बार कहना था कि हम खुद लीड नहीं करेंगे, यहाँ के इनिशिएटिव को इंडिया को लीड करने की जरूरत है, और ये बात उन्होंने अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट को भी कहने की कोशिश की कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को लीड कर, भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और भारत को लीड करने की जरूरत है। इस किस्म के एक प्रैग्मेटिक लीडर को, इस किस्म के एक कैरिज्मेटिक लीडर को, एक करेजियस लीडर को, ऐसे मैंने हो सकता है कोई पागल आदमी भी मार दे, हम ये नहीं कहते, इसको रूल आउट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत हद तक हमें शंका होती है कि इसके पीछे कुछ फाउल प्ले हो सकता है और उसकी संभावना है। और जो भी प्लान करेगा वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्लान करेगा, वहाँ के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्लान करेगा। इसको हम कहते हैं कवर्ट वॉर विद डिनायबल प्लॉजिबिलिटी, कि आप ऐसा युद्ध करें, ऐसा अटैक करें कि आप अटैक भी कर दें और कोई आपको पकड़ भी नहीं पाए, तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और उसकी बहुत हद तक संभावना लग रही है आज की तारीख में। बिल्कुल, एक बार फिर आपका रुख करूंगे यहाँ पर। रघुवंश सिन्हा जी, तमाम तरह की तस्वीर और जिस तरह की न्यूज़ एजेंसियों से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, गंभीर अवस्था में अभी उनका इलाज ऐसे में जारी है, और हर कोई सिर्फ दुआ कर रहा है, कामना कर रहा है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर जापान के मुद्दों पर नज़र डालें तो वजह क्या रह सकती है, इसका कोई अंदाज़ा, क्योंकि विपक्ष भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस बीच, और महंगाई और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर हमलावर अपने आगोश में आया और इस तरह के घटनाक्रम, बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। हाँ, देखिए, जापान की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी बदलाव आ रहा है। देखिए, जापान जो है एकमात्र ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ है। तो जापान में न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैंडेट है, आम लोगों में इसके खिलाफ है। मगर अगर जब आप देखते हैं कि जापान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया क्या कर रही है, इतने मिसाइल डिवेलप कर रहे हैं, बार बार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही है, तो ये एक दबाव भी आ रही थी गवर्नमेंट पर कि क्या अमेरिका के जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला में वो आती है, क्या हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले बार जब वो आए तो उन्होंने बार बार ये कहा कि जापान है और कोरिया है, साउथ कोरिया, ये लोग को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बदलाव आ रही थी जापान में, सरकार में, कि हमको अपने जो सिक्योरिटी है, बिल्कुल सिक्योरिटी पे यहाँ पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में इतनी सख्ती के बावजूद भी अगर इस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर सामने आता है तो वाकई में कई तरह के बड़े सवाल उठने भी लाजमी हैं। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जापान के आज नारा शहर में किस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, उसकी बानगी अब पूरे देश भर के साथ विदेशों में भी देखी जा रही है। हालांकि चीन इसकी फिलहाल आलोचना कर रहा है, लेकिन घटनाक्रम की नहीं, वो बल्कि खुशी मना रहा है जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। लेकिन सबके बावजूद भी अब किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें सामने आती है उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।